Hello, dear student. I hope you all are doing good. Today we are going to take a new topic regarding to the research topic, and the topic is how to ensure good quality research. So, when we are talking about the good quality research, we should go through with each and every factor which is actually influencing the research. अच्छी गुणवत्ता वाला जो अनुसंधान है उसको कैसे सुनिश्चित किया जाए, उसके लिए कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको हमें हमेशा जब भी हम कोई रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो हमें अपने माइंड में रखना चाहिए। तो वो कौन से हैं, विल गो थ्रू टुडेज वीडियो। सो नंबर वन इज पर्पस शुड बी क्लियरली डिफाइंड। जो हमारा रिसर्च का अनुसंधान का जो भी उद्देश्य है वो ठीक से डिफाइन होना चाहिए। इट शुड बी डिफाइंड वेरी क्लियरली कि हमें करना क्या है। जितना ज़्यादा हमारा रिसर्च का टाइटल परफेक्ट होगा हमारा रिसर्च उतना ही जिसे बोलते हैं कि इफेक्टिव होगा। तो हमें वी शुड वर्क ऑन फर्स्ट द टाइटल ऑफ द रिसर्च एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च। जो हमारा उद्देश्य है शिक्षा का वो क्या है और किस टॉपिक पे हम करने जा रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर और कंसाइज होना चाहिए एंड टू द पॉइंट होना चाहिए। वेरी स्पेसिफिक इट शुड बी। द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉमन कॉन्सेप्ट शुड बी यूज्ड दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल। जो हम रिसर्च करने जा रहे हैं उसमें जो हम थ्योरीज यू कैन से और द कॉन्सेप्ट्स एंड द फैक्टर्स विच वी आर गोइंग टू टेक, जो हम लेने जा रहे हैं, जो हमारा आधार बनेंगे, तो वो बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना कि इट शुड बी वेरी कॉमन टू अंडरस्टैंड, ईजी होने चाहिए समझने के लिए, सो दैट व्हेन somebody विल गो थ्रू विद आवर रिसर्च तो दे विल easily एबल टू अंडरस्टैंड दी फैक्ट्स। हाँ, अगर हमारा कुछ ऐसा टॉपिक है विच इज़ लाइक वेरी स्पेसिफाइड एंड जिसका अभी तक बहुत ज़्यादा काम जिस पर नहीं हुआ है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन एक्चुअली इम्प्रूव आर यू कैन से कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशंस। जो कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशंस होती हैं वो हमारी रिसर्च को एक्चुअली उन लोगों के लिए इजी टू अंडरस्टैंड बनाती है जो उस फील्ड के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। तो हमारी जो कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन है वो क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि वो हमें जो देखने वाले हैं हमारी रिसर्च उनको भी, उनके लिए भी हेल्पफुल होती है, साथ में हमने क्या करना है और किस तरह से करना है उसकी भी हमें क्लियर गाइडेंस देती है और टूल मेकिंग में हमें हेल्प करती है। नेक्स्ट इज रिसर्च प्रोसीजर शुड बी एक्सप्लेन्ड इन डिटेल। यानी कि अनुसंधान की प्रक्रिया जो कि हम लेने जा रहे हैं अपने अनुसंधान को करने के लिए, वो उसका डिटेल्ड एक्चुअली एक्सप्लेनेशन होना चाहिए हमारे रिसर्च में, लाइक हाउ वी आर गोइंग टू डू ऑल दीज थिंग्स। तो हमारा रिसर्च मेथड और रिसर्च मेथड के अंदर जो सब मेथड होता है वो सारी चीज़ें हमें क्लियरली मेंशन करनी चाहिए और हमें खुद को भी वो क्लियर होना चाहिए कि हम जो है कौन सा रिसर्च करने जा रहे हैं और ये किसके अंडर फॉल करता है। मीन्स कि ये फंडामेंटल रिसर्च है, एक्सपेरिमेंटल है, या यू कैन से सर्वे काइंड है, और इनमें भी जो स्पेसिफाइड हैं वो जो भी है वो सारा हमें डिटेल में उसके अंदर मेंशन करना चाहिए। नेक्स्ट इज रिसर्च डिज़ाइन शुड बी केयरफुली प्लान्ड। रिसर्च मेथड और रिसर्च डिज़ाइन में बहुत खास डिफरेंस है। रिसर्च डिज़ाइन हमें एक्चुअली क्वांटिटेटिवली हमें गाइड करता है कि किस तरह से हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो एक तरीके से आप उसको डिज़ाइन फॉर्म में जब आप उसको रखेंगे तो आपके लिए भी क्लेरिफिकेशन मिलेगा कि लाइक क्या करना है और कैसे करना है, और साथ में जो हमारा रिसर्च पढ़ रहे हैं उनको भी हमारे रिसर्च के बारे में क्लियर आइडिया होगा। सो रिसर्च डिज़ाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट शुड बी प्योरली लाइक ना वेरी मच प्लान्ड एंड केयरफुली done. Next is the researcher should declare all the possible errors and their possible impact on findings. जो शोधकर्ता को सभी संभावित त्रुटियों और निष्कर्षों पर उससे संबंधित प्रभाव की घोषणा करनी चाहिए। मीन्स आपने देखा होगा हम रिसर्च करते हैं तो वी आर ट्राइंग टू हाइड फ्यू थिंग्स, तो वी शुड नॉट डू दिस। जो भी पॉसिबल एरर्स हैं या जो भी पॉसिबल हाइपोथेसिस हैं या जो भी पॉसिबल उसके अंदर फाइंडिंग्स हमें लगता है कि ये आ सकती हैं या आ रही हैं, उन सबको हाईलाइट करना चाहिए
क्योंकि रिसर्च में नथिंग इज यूजलेस, रिसर्च में कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग व्हाट यू आर एक्चुअली प्लान टू डू, तब भी जो भी मिला होता है वो खुद ही, बिकॉज रिसर्च इज समथिंग कि आप नई चीज़ खोज रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको लाइक रिजल्ट जो है वो हमारा रिजल्ट फ्रूटफुल होगा। वी शुड नॉट से दिस, द रिजल्ट इज रिजल्ट, द रिजल्ट इज शोइंग द फैक्ट बिहाइंड द थिंग्स विच आर गोइंग ऑन। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम बायस होके काम करें, वी शुड नॉट डू दैट। जो भी पॉसिबिलिटीज हैं हमारे रिसर्च में वो सारी हमने एक्सेप्ट करनी चाहिए, एंड वी शुड एक्चुअली लाइक पुट देम इन द फाइंडिंग्स। Next is analysis of data should be sufficiently adequate to reveal significance. आपने देखा होगा कि कई बार रिसर्च हम एक छोटे से सैंपल के ऊपर करते हैं बट हम उसको जनरलाइज नहीं कर पाते हैं। उसका जो इम्पोर्टेंट कारण होता है वो ये कारण होता है कि हमने जो एनालिसिस किया है उस एनालिसिस को हमने इतना सफिशिएंट नहीं किया है, तो हमें बिकॉज सैंपल में वी कांट लाइक डू लाइक मच, हम सैंपल बहुत बड़ा नहीं ले सकते, लेकिन यस हम उस सैंपल की का हम जो है एनालिसिस जब करें हम, तब उसका हमें एक एक चीज़ को सफिशिएंटली उसको स्टडी करना चाहिए। तो हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है कि सैंपल जितना भी है उसका जो भी हमने फाइंडिंग्स ली हैं उनका एनालिसिस, उनके ईच एंड एवरी फैक्टर का एनालिसिस होना चाहिए। इफ़ इट सीम्स टू बी रेलेवेंट और इरेलेवेंट, हमें इस चीज़ पे नहीं जाना चाहिए कि रेलेवेंट होगा कि नहीं होगा, हमें उस पर जो भी हमें पॉसिबिलिटीज़ लगती हैं उन सब का एनालिसिस जो है वो हमें पर्याप्त रूप में करना चाहिए। नेक्स्ट इज द रिसर्चर शुड हैव गुड command over research methodology and be intelligent and experienced. Like nobody is so much perfect in everything, but learning is something which is a journey towards the perfection. जो हमारी सीखने की जो आदत होती है वो हमें परफेक्शन की ओर लेके जाती है। तो ऐसा नहीं है कि वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम आपको ये आना चाहिए वो आना चाहिए, इट इज़ नॉट दैट, बट we should know the important things about the methodology of research। और हमें जो है न्यू इन्वेंशंस हैं, जो न्यू डिस्कवरीज हो रही हैं, जो नया काम हो रहा है रिसर्च की फील्ड में, एज वेल एज रिसर्च से रिलेटेड सारे भी फैक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी अनुसंधान हो रहे हैं उन सबको अच्छे से स्टडी करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा कि हम रिपीटेशन से बचेंगे, नंबर 1, और नंबर 2 विल गेट मोर आइडियाज़, कि हमें और अच्छे आइडियाज़ मिलेंगे, चाहे वो एनालिसिस से रिलेटेड हो, रिसर्च डिज़ाइन से रिलेटेड हो, बिकॉज इज़ द टाइम ऑफ गूगल एक्चुअली एज। तो हमारे पास में ऐसा नहीं है कि नॉलेज की स्कैरसिटी है, ज्ञान का हमारे पास में जिसे बोलते हैं ना कि ज्ञान का भंडार है। अभी वी हैव टू फाइंड आउट द रेलेवेंट कंटेंट और रेलेवेंट नॉलेज फॉर अस रिगार्डिंग टू द रिसर्च। सो हमें क्या करना चाहिए, जो रिसर्च से रिलेटेड जो भी है वो हमें सारी नॉलेज गेन कर लेनी चाहिए बिफोर वी स्टार्ट डूइंग एनी काइंड ऑफ रिसर्च। नेक्स्ट इज द वैलिडिटी एंड द रिलायबिलिटी ऑफ डेटा शुड बी चेक्ड केयरफुली। हमारा रिसर्च कितना इफेक्टिव है, कितना प्रभावी है, इसका जो है सारा श्रेय जाता है वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को। जितना अच्छा हमारा डेटा होगा, जितना हमारा जो है आप कह सकते हैं कि टूल अच्छा होगा, रिसर्च का टूल जिससे कि हम डेटा कलेक्शन करने जा रहे हैं वो जितना वैलिड और रिलायबल होगा, उतना ही हमारा रिसर्च जो है वो यूज़फुल होगा। इसलिए हम जो भी रिसर्च के लिए टूल इस्तेमाल करें वो सारे या तो स्टैंडर्डाइज होने चाहिए या फिर प्रॉपरली स्टैंडर्डाइज किए हुए होने चाहिए, कंसाइज होने चाहिए और टू द पॉइंट होने चाहिए। मीन्स उनकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी ठीक से चेक की हुई होनी चाहिए, और डेटा की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी भी हमें कंफर्म करनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें हमारे रिसर्च को इफेक्टिव बनाती हैं। नेक्स्ट इज द मेथड ऑफ एनालिसिस शुड बी अप्रोप्रिएट। यहाँ पे हज़ारों मेथड हैं एनालिसिस के लिए, बट व्हाट इज़ सूटेबल फॉर आवर रिसर्च, हमारे अनुसंधान के लिए कौन सा विश्लेषण की तकनीक इफेक्टिव है, किससे हमारे डेटा जो है वो ठीक से एनालाइज हम कर पाएंगे, ये चीज़ें हमें रिसर्च डिज़ाइन में पहले ही डिसाइड कर लेनी चाहिए और अकॉर्डिंगली हमें काम करना चाहिए। तो हमारा जो है जो रिसर्च का शुरुआत करते हैं तो जैसे ही हमारा ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड होते हैं, हाइपोथेसिस डिसाइड होती है, वैसे ही हमें
एनालिसिस का अप्रोप्रिएट मेथड डिसाइड कर लेना चाहिए एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू मेक दी रिसर्च डिज़ाइन, और उसी के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा जो एनालिसिस पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे कंक्लूजन और हमारे फाइंडिंग्स के लिए. नेक्स्ट एंड लास्ट बट यू कैन से वेरी इंपॉर्टेंट, you can say the factor, that is the you can say it ethics. हमें ethics in research refers to a code of conduct of behavior while conducting research. अनुसंधान में नैतिकता अनुसंधान करते समय व्यवहार की आचार संहिता को संदर्भित करती है. हमें जब हम रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले तो हमें प्लेजरिज्म फ्री रिसर्च करना चाहिए. हमें रिव्यू आपको जितना करना है आप करिए डेफिनेटली, एंड यू शुड एक्चुअली डू दी रिव्यू प्रॉपरली, बट उसमें से हमें क्या निकालना है और किस तरीके से करना है, वी शुड बी केयरफुल अबाउट दैट. हमें इन सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखना चाहिए. इसके अलावा जो हमारा डेटा होता है, जो हम सैंपल से कलेक्ट करते हैं, तो हमें सैंपल से जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तब हमें इथिक्स का ख्याल रखना चाहिए. जहाँ हमें सीक्रेसी मेंटेन करनी है वहाँ सीक्रेसी मेंटेन करनी चाहिए. वी शुड नॉट मेंशन unnecessary things while we are actually collecting the data from the sample. और इसके बारे में हमें कोई ओपिनियन बना करके उसको पब्लिसाइज नहीं करना चाहिए. हमें वी शुड एक्चुअली रेस्पेक्ट टू दी you can say the sample persons, those from those we are going to get the data, जिनसे हम डेटा कलेक्शन करने जा रहे हैं, उनके प्रति जो हमारे दायित्व है, जो हमारी जिम्मेदारी है, उसका हमें ख्याल रखना चाहिए. तभी एक क्वालिटी रिसर्च हम ensure कर पाएंगे. So today we have gone through with the 10 important factors which actually are you can say the रीज़न और द कारण जिनके थ्रू की हम एक अच्छा रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द गुड क्वालिटी रिसर्च फैक्टर्स. I hope you will like this video, and this video will be helpful to all of you those who are going to do the research. चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, जब आप रिसर्च करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड. डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. For more updates, don't forget to share this video with your classmates. Thank you so much, dear students. Bye bye to all of you.